नमस्कार, मैं हूं अनुपम। महाबहस में आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीबीएसई की ओर से 13 सदस्यीय जो कमेटी थी उसने आज कोर्ट में रिजल्ट का फॉर्मूला पेश कर दिया। अब इस फॉर्मूले पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आपत्ति आती है तो रिजल्ट के बाद छात्र फिजिकल एग्जाम भी दे सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट जारी कर देगा। वहीं आपको बता दें कि सीआईएसई बोर्ड की ओर से कोर्ट में सीबीएसई से अलग 3 की जगह 6 क्लास के नंबरों के आधार पर बात कही गई है। इस पर अब 21 जून को मामले में अगली सुनवाई होगी। आज महाबहस हम इसी पर करेंगे। आखिर स्टूडेंट्स को कितना नफा होगा और कितना नुकसान, इस पर बात करेंगे। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं को समझेंगे। हमारे साथ पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमने 12वीं के छात्राओं को भी बुलाया है ताकि हम उनसे चीज़ों को समझ सकें। निधि हमारे साथ एक छात्रा है जो 12वीं के परीक्षा को दिया था जिन्होंने, और जिनका रिजल्ट आएगा। मोहित अग्रवाल साहब है, को फाउंडर है डीबीएस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। निधि, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि आपका रिएक्शन पूरा प्रदेश, पूरा देश सुनना चाहता है क्योंकि आपने 12वीं का एग्जाम दिया था। ये जो फॉर्मूला निकल करके सामने आया है, इस फॉर्मूले को आप किस तरीके से एक्सेप्ट करती हैं और आपको क्या लगता है, क्या ये फॉर्मूला सही है आपके रिजल्ट के लिए? हाँ, ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसको काफ़ी वाइड रेंज में लिया गया है। क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th तीनों को हम लोगों ने एक इक्वल वेटेज देने का कोशिश किया है। क्लास 10th का 30%, क्लास 11th का 30% और क्लास 12th का 40%। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेन जिस तरह से हमारा आकलन होने वाला है वो काफ़ी वाइड रेंज में हो जाएगा, जिसकी हेल्प से बच्चों का सही आकलन हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए, इससे आप सहमत हैं? अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बेसिस पे, शायद हम लोग क्लास 11th के बेसिस पे सिर्फ करते जी निधि, आकलन करते तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बेसिस पे बच्चों का आकलन किया जाएगा तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। बट अगर हम लोग 3 अलग अलग क्लास के बेसिस पे आकलन करेंगे तो बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। मोहित जी हमारे साथ है। मोहित जी, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर आपका रिएक्शन क्या है और क्या वाकई में इससे तमाम छात्रों को, जो कि अगर फिजिकल तौर पे परीक्षा होती तो उससे बेहतर इनके लिए कंसीडरेशन क्या गया है ताकि उनको कोई नुकसान ना हो? देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चों को एक हमेशा मेरे इस वॉइस में आ रहा है। जी जी, बोलिए। लेकिन जिस परिस्थिति में ये डिसीजन लिया गया, आई थिंक ये काफ़ी बैलेंस्ड है और बैलेंस होने के बावजूद के साथ साथ हर एक स्कूल को एक मॉडरेशन पॉलिसी भी बट स्पष्ट रूप से दी गई। तो जिस स्कूल का जो ट्रेंड रहा है, जितने पिछले 3 सालों में उनकी एवरेज हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, एवरेज स्कूल्स के पास ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी उससे ज़्यादा या उससे कम करें। तो एक स्कूल के हिस्टोरिकल 3 साल के बैकग्राउंड में जो मैक्सिमम मार्क्स रहे हैं, अब भी वो एवरेज मार्क्स उस स्कूल के वही रहेंगे। तो जो रिलेटिव मार्क्स उस स्कूल के बच्चों की है वही रहेगी। इन परिस्थितियों में इस तरह से ये एग्जाम कैंसिल करे गए, कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो देना ही था और उस फॉर्मूले के हिसाब से मैं समझता हूँ काफी बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आप करेंगे, बैलेंस्ड है। मैं महेंद्र जी हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के हमारे साथ। महेश जी, महेंद्र जी बताइए, क्या लगता है आपको, ये जो फॉर्मूला निकल करके आया, सभी पेरेंट्स इससे सहमत हैं और अब रिजल्ट इसी फॉर्मूले के आधार पर आ जाना चाहिए, सबको स्वीकार है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, आपत्ति मुझे भी नहीं, लेकिन कुछ विषयों मुझे आपत्ति आती है। जैसे हाई स्कूल की परीक्षा सभी विषयों के आधार पर होती है, जबकि 12वीं की परीक्षा चयनित विषयों के आधार पर होती है। और ये जरूरी नहीं जो उसके नंबर कम आए। पोती का जो रेशियो है ये थोड़ा हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि बच्चा हाई स्कूल में है, कोई सब्जेक्ट में कमजोर है, उसने मेहनत किया है, तो स्वाभाविक है उसका इंटर में उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। लेकिन अब अगर उसने हाई स्कूल में उसने किसी भी उसमें इस दिक्कत में अगर उसके नंबर कम आ गए हैं तो उसको स्वाभाविक है इंटर में
तब नंबर दिए जाएंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है फिर फॉर्मूला क्या होना क्या चाहिए? आवाज अगर कुछ ये कट रहा है? फॉर्मूला जो फॉर्मूला पास किया गया ये फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, तो पेरेंट्स एसोसिएशन किस फॉर्मूले को मानती है कि ये फॉर्मूला सही है? पेरेंट्स एसोसिएशन तो मेन यही चाह रही थी कि पेपर हो, जिससे बच्चों ने जो मेहनत किया है कम से कम उसका रिजल्ट उनको मिले। जो इसमें टॉपर बच्चे हैं वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जिन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं किया है उनके भी नंबर अच्छे आएंगे और इसमें पक्षपात होने निधि हमारे साथ है। निधि, आपने सुना महेंद्र जी को, वो कह रहे हैं कि इसमें पक्षपात होने के चांसेस बहुत हैं और बच्चे चाहते हैं कि वो फिजिकली एग्जाम दें। आप एक छात्रा हैं, आपका मन क्या था? देखिए, एग्जाम्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। एग्जाम्स होते तो वो तो बेस्ट होता, बट जो प्रेजेंट सिचुएशन और सिनेरियो था उसको देखते हुए जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट से वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब एग्जाम्स का तो हम लोग कोई अल्टरनेटिव कभी निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि लेकिन मन में कुछ ख्याल आता है, कुछ डाउट्स आते हैं कि अगर एग्जाम नहीं हो रहा है और इस तरीके से हमारी मार्किंग हो रही है तो आगे हमारे जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसका क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? ऐसा डाउट रहता है आपके दिमाग में? हाँ, कुछ थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ डाउट तो रहता ही है, क्योंकि एग्जाम्स देने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं फाइनल बोर्ड्स के, उसको देख के अलग फील होता है, क्योंकि उससे हम लोग को हमें अपनी रियल मेहनत दिखती है कि हाँ एक्चुअली पूरे साल के एफर्ट के बाद जो आउटकम आया है वो काफ़ी अच्छा है। बट अब उसके वजह से हम लोग अपने जो इंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं उसके लिए भी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जो हार्डवर्क और मेहनत हम लोग पूरे साल करते हैं उसके बाद जो बोर्ड का रिजल्ट आता है, बोर्ड का एग्जाम में एक प्रेशर होता है, थोड़ा प्रेशर होता है, बट उस प्रेशर को फील करने के बाद हाँ लगता है कि जो रिजल्ट आया वो काफ़ी अच्छा है। तो वो हमारे इंट्रेंस एग्जाम्स को देने में और करने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। मोहित जी, आपने सुना निधि की बातों को, जाहिर तौर पर को फाउंडर हैं आप डीबीएस के, हमें इस बात को बताइए, महेंद्र जी ने भी जिस बात को पॉइंट आउट किया कि ऐसे केसेस में जब हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो पक्षपात होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि 11वीं का जो रिजल्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन या उसके रिजल्ट को सीबीएसई से नहीं एफिलेटेड किया जाता है, उससे परमिशन नहीं ली जाती है। ऐसे ही जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो भी स्कूल अपने स्तर पे करता है। यानी कि अगर इस पूरे रिजल्ट को देखा जाए तो इस पूरे रिजल्ट को, इसकी पूरी मार्किंग को स्कूल्स को अपने बिहाफ पे करना है। मुझे लगता है जी ने शायद पूरी पॉलिसी पढ़ी नहीं है। जो क्लास 10th के 5 सब्जेक्ट में से टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को लिया जाएगा, उसकी एवरेज ली जाएगी, इससे बच्चों की ओवरऑल स्कोरिंग बढ़ने की ही चांसेस हैं। दैट मीन जिसमें आपके कम से कम नंबर थे वो जो सब्जेक्ट हटा दिए जाएंगे और आपके ऊपर के नंबर जो बेस्ट सब्जेक्ट्स थे उनकी एवरेज लेके सबके मार्क्स दिए जाएंगे, तो जिसमें बच्चों का ओवरऑल एवरेज बढ़ने की आशंका है। और हर एक स्कूल को एक एवरेज मॉडरेशन पॉलिसी बनानी है जिसकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो पक्षपात होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि जितने 3 साल पहले आपके एवरेज मार्क्स रहे हैं स्कूल की, पूरे स्कूल के सभी छात्रों को मिलाकर जो एवरेज आया है उससे 2 नंबर से ज़्यादा स्कूल इस साल भी नहीं दे पाए। बहुत बड़ी बात करें तो यदि आप 5 नंबर बढ़ा रहे हो, बिल्कुल 4 नंबर बढ़ा रहे हो। मेरे साथ यूएस वर्मा साहब जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल है एमडीपीएस के। वर्मा साहब बताइए जरा, ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है, अब क्योंकि जाहिर तौर पर स्टेट बोर्ड्स भी इसी तरीके के फॉर्मूले लेकर के आ रहे हैं, अब आप इस फॉर्मूले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या इससे छात्रों का नफा होगा या फिर नुकसान भी होगा? इसमें फायदा भी, नुकसान भी होगा, नफा भी होगा। देखिए 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है क्लास 10th का। हेलो, आर यू हियरिंग मी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है वर्मा साहब, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। एक 10th का फार्मूला है, उसमें क्या फार्मूला लगाया है कि लास्ट 2 इयर्स के जो आपके बेस्ट रिजल्ट हैं उनसे आपने कॉम्पनसेट करना है। इन 10th माई स्कूल वाज सेकंड इन कंट्री और हर बच्चे के 10 से 15 नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि एवरेज एग्रीगेट लास्ट ईयर वाज 72 आउट ऑफ 80 जी।
इंटरनल जो असेसमेंट होती है वो बोर्ड से कम 20% नीचे होती है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कॉमन प्लेटफॉर्म पर कंपैरिजन होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कंपैरिजन नहीं हो सकता। 10th का कंपैरिजन इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लास्ट ईयर के 2 साल का उठा लिया कि उससे ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो बच्चों को नफ़ा नुकसान उस स्कूल का नहीं होगा। लेकिन 11th 12th में क्या किया इन्होंने कि 10th का 30%, 11th का 40% और 12th का 40%, 30, 30, 40। 10th की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसका 30% निकालना आसान है। अब 11th का कैसे निकालेंगे आप? एक स्कूल है उसकी मार्किंग, स्कूल का बहुत अच्छा लेवल है, उसकी मार्किंग स्ट्रिक्ट है। एक ऑर्डिनरी स्कूल है उसका जो बच्चा 60% का वो 90% ले रहा है, तो इक्वलाइजेशन नहीं हो सकता। रही बात 12th की, 12th क्लास में जैसे हम जैसे लोग हैं, हमने दिसंबर में स्कूल खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पे वर्मा साहब रखी है जाहिर तौर पर कि किस तरीके से अब यहाँ पर स्कूलों पे भी सवाल खड़े हो जाएंगे और इसके जो मार्किंग की जाएगी 11th की उस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। स्वरूपमा चतुर्वेदी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील है हमारे साथ। स्वरूपमा जी, सीबीएसई बोर्ड ने यह फॉर्मूला है, बाकी आईसीएसई बोर्ड भी अपनी चीजों को लेकर के कोर्ट में है, उसको भी वहां पर साफ करना है, स्टेट बोर्ड्स भी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है उसने साफ कहा है कि एग्जाम भी दे सकते हैं और साथ ही साथ इस मार्किंग के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कंसर्न थे अभिभावकों के उन सबको ध्यान में रखा हुआ है, और जो एफिडेविट आया है दोनों बोर्ड का, सीबीएसई का भी और आईसीएसई का भी, जो भी स्कीम वो लेके आए हैं उस स्कीम को पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद ही अप्रूव किया है। देखिए, अभिभावकों का मेन कंसर्न क्या है कि जो बच्चे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं कहीं उनके साथ जनरल मार्किंग ना हो जाए, कहीं उनका कोई हित प्रभावित ना हो जाए। हमारा कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप उसमें एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर किसी को वापस एग्जाम देना है, परीक्षा देना है, तो वो उसमें उसके ऊपर ऑप्शन है, मतलब विद्यार्थी को ये ऑप्शन है कि हमें लिखित परीक्षा वापस देनी है या इस नंबर को स्वीकार करना है। जब ये ऑप्शन दे देती है बोर्ड, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई गलती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कहा है कि इसमें जो स्कीम आई है, 2 चीजों का समावेश बोर्ड करे फाइनल डिक्लेरेशन से पहले। पहली चीज कि ये बताए कि रिजल्ट कितने दिन के अंदर निकलेगा, और दूसरा ये भी बताए कि उसमें कितने दिन के अंदर वो परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तो और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो अभिभावक के अधिवक्ता थे वो कुछ सलाह अगर देना चाहें वो देते हैं, तो उसका भी ध्यान में रखा जाए। और सोमवार को वापस कोर्ट ने उसमें लगाया है जिसमें कुछ एडिशनल डायरेक्शन हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, स्वरूपमा जी एक बात का जरा जवाब दीजिए। 2-3 बड़े लोगों के दिमाग में डाउट है कि अगर हम इस मार्किंग के फॉर्मूले के साथ बच्चा इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसके साथ अपने नंबर्स उसके आ जाते हैं, और फिर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या फिर वो बाद में दोबारा उस एग्जाम को देने के लिए अपीयर हो सकता है, या फिर वो इस मार्किंग स्कीम को अगर नहीं कंसीडर करता है तो क्या सीधे वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा? कब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ये बताया जाएगा सीबीएसई के द्वारा? जी, यही दोनों चीजों का मैं बता रही थी कि जो आज कोर्ट ने दिया है उनके एफिडेविट को स्वीकार करते हुए, उनकी स्कीम को स्वीकार करते हुए, दोनों ही बातें जो आपने कंसर्न कहा उन दोनों का ख्याल रखा है। पहला ये बोला है कि कोई भी विवाद अगर इस रिजल्ट से संबंधित आता है तो एक प्रक्रिया बोर्ड दे जिसमें उस विवाद का निस्तारण हो सके। जो आज स्कीम आई थी उसमें ऐसी कोई प्रक्रिया बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। महेंद्र जी हमारे साथ हैं पेरेंट्स एसोसिएशन से। महेंद्र जी, जो बातें स्वरूपमा जी कह रही हैं, यानी कि कोर्ट भी इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ रहा है, वो छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देना चाहता। सरकार ने अगर किया तो 10वीं 11वीं 12वीं की जो आंतरिक परीक्षा के आधार पर बनाने की बहस, जो मेधावी छात्र हैं जी, हेलो जी बोलिए, सुन रहे हैं हम आप। उनकी बोर्ड परीक्षाओं के जो नतीजे हैं बहुत अच्छे आने की उम्मीद नहीं है, और स्वाभाविक है कुल मिलाकर जो टॉपर बच्चे हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ रहा है। जो पढ़ने लिखने में कमजोर हैं वो तो पास हो ही रहे हैं, उनको तो एक मौका मिला है, बगैर पढ़े हुए वो पास हो रहे हैं, लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। वर्मा साहब, पेरेंट्स एसोसिएशन कह रही है कि टॉपर बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्या ये नर्वस 90s और 90s का जो प्रेशर रहता था बच्चों में, ये सारी चीजें खत्म होने के बाद जो मार्किंग से नंबर आएंगे उससे बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे?
होगा। माई सजेशन एज ए प्रिंसिपल एज ए टीचर इज, जैसे 10th का फार्मूला बनाया है ऐसे 12th का फार्मूला बनाना चाहिए जी। 10th का आप 30% ले लीजिए, ठीक है, 11th को छोड़ दीजिए, 12th का 70% उसी तरह से बनाइए जैसे वहाँ कहा कि पिछले 2 साल का जो स्कूल का रिजल्ट है उसी बेसिस पर इसको फिल इन कर दिया जाए। 11th क्लास में कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन प्लेटफॉर्म पर कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ। जब कॉमन एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो कॉमन एबिलिटी या परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं तो इसमें तो जाहिर तौर पर यह भी है, जो बात आप पहले भी कह रहे थे कि जो स्कूल वाले अगर चाहें तो कोई स्कूल वाला तो जिनका ऑर्डिनरी स्कूल है वो किसी XYZ सोर्सेज से किसी को अच्छे नंबर भी दे सकते हैं। ये होगा, जो बच्चे वीक हैं, जो छोटे स्कूल हैं उनके बच्चों के नंबर आएंगे 90s में, जो अच्छे स्कूल हैं उनके बच्चों के नंबर आएंगे 70s में। क्योंकि देखिए सर, कंपेयर इक्वल बेसिस पर होता है, अनइक्वल पर नहीं होता है। क्योंकि कॉमन प्लेटफॉर्म पर 10th का आई डू एग्री 30%, क्योंकि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एग्जाम हुआ बोर्ड। मोहित जी हमारे साथ हैं, मोहित जी को-फाउंडर हैं। आप बताइए क्या वर्मा साहब जिस बात को कह रहे हैं इससे कैसे निपटा जाएगा? कमेटियां तो बहुत बनती हैं, कमेटियां काम कितना करती हैं, ये भी जरूरी है। सिंपल है, इफ यू टेक माय रिकॉर्डिंग। वर्मा जी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। सिंपल है, 1 मिनट सर, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट सर, 1 मिनट। आप 30% 10th का रखिए और 70% रखिए 12th का, लाइक 10th, और उसके अंदर आप 2 साल का जो आपके स्कूल की परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पर आप उसको फिल इन कर दीजिए। सुन लीजिए वर्मा साहब, सुन लीजिए, मोहित जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं। वर्मा जी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। जब आपको इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे करना है, और मैं पेरेंट एसोसिएशन के मेंबर की काफी जवाब दे रहा हूँ, जो बच्चा मेधावी है उसके हो सकता है 10th में मार्क्स कम आए हों और उसने 11वीं और 12वीं में बहुत मेहनत करी हो और वो 98-99% में पहुंचने की चेष्टा रखता हो, तो उसकी प्रोग्रेशन 11वीं और 12वीं के इंटरनल मार्क्स में भी दिखी होगी। और जब 11वीं और 12वीं के रिलेटिव मार्किंग जो उसकी क्लास के बाकी बच्चों से उसकी क्लास की परसेंटेज अच्छी होगी और 11वीं में भी उसका परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा, तो वो उसके इंटरनल मार्क्स में दिखेगा और उसके 40% और 30%। तो वर्मा जी क्यों आप फिर 11वीं को हटाना चाहते हैं भाई? जब किसी को आपत्ति नहीं है तो क्यों आपको लगता है कि 12वीं में बहुत से बच्चे पेपर नहीं देते? क्योंकि 12वीं में लोग बोर्ड वर्क की तैयारी करने लगते हैं, बहुत से लोग प्री बोर्ड की परीक्षाएं नहीं देते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि उनको कोई महत्व नहीं होता, वर्मा जी कहीं जाते नहीं हो, इसलिए 11वीं लेना बहुत जरूरी है। और यदि एक ही का वेटेज 80 दे देंगे और जो इंटरनल रहेगा वो भी गलत रहेगा। बहुत बैलेंस जवाब दीजिए भाई, सुन रहे हैं आप मेरा सवाल? तो वर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लगता है निधि हमारे साथ है। निधि पहुंच गया है, आई एम हियरिंग। मेरा कहना ये है सर, ही इज राइट कि जो बच्चे IIT, मेडिकल या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो CBSE के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालते। मैंने आज तक एक बच्चा भी नहीं देखा जो IIT में अच्छा रैंक मारा और CBSE में 80% लिए हों, और कोई बच्चा जिसने CBSE टॉप किया और किसी कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ, कभी नहीं होता। दे आर 2 डिफरेंट वेज। मेरा ये कहना है कि 11th के मार्क्स कॉमन प्लेटफॉर्म के मार्क्स नहीं है, वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। दैट इज माय ओपिनियन। और 12th के भी तो नहीं है, इक्वलाइजेशन वहाँ होगा जो कॉमन प्लेटफॉर्म के मार्क्स हों। 11th के मार्क्स कॉमन प्लेटफॉर्म के नहीं है, डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट मार्क्स हैं। बेटर रूट भी जैसे 10th का किया है 30% 10th का लो और 70% 12th का लो। आपके एवरेज मार्क्स के हिसाब से पिछले साल के करने के लिए बोल दिया। जो आपके पिछले 3 साल के रिजल्ट्स हैं उसका जो बेस्ट रिजल्ट है आपका एवरेज आपके स्कूल का वही रहेगा। करेक्ट। तो क्या, तो 3 साल के लेने में क्या तकलीफ है वर्मा साहब बताइए? मोहित जी कह रहे हैं तो क्या तकलीफ है? ऐसा सर, आप 3 साल का लो, 2 साल का लो। 10th में इन्होंने 2 साल का लिया है, हमने 2 साल का फिलअप किया, उसमें पूरा जस्टिफिकेशन है क्योंकि वो एग्जाम बोर्ड का हुआ था। नहीं बोला है सर, लेकिन 11th क्लास में बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ, 12th क्लास में बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ। इक्वलाइजेशन कैसे होगा? 10th के एक्चुअल मार्क्स देने के लिए बोला है बच्चों को।
रीजन ये है जो बच्चों के एक्चुअल मार्क्स रहे हैं। नहीं, मैं रोकूंगा आपको। स्वरूपा चतुर्वेदी के पास चलेंगे। स्वरूपा जी, जरा ये जो चीजें आ रही हैं कि ये लोगों को अलग अलग तरीके से आपत्तियां भी दर्ज करानी है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के, कब तक इसके लिए वक्त दिया गया है? और अगर आपत्तियां आती हैं तो फिर क्या ये फॉर्मूला माना नहीं जाएगा या फिर कोई और फॉर्मूला आएगा? क्या होगा, जरा बताइए। फार्मूला दो चीज मैं क्लियर कर दूं। एक चीज तो ये है कि जो भी आपत्तियां आज की डेट तक कोर्ट के सामने थी, वो सारे ही इस स्कीम में एड्रेस्ड हैं। उसके बाद आपत्ति कल तक जो पेरेंट एसोसिएशन के अधिवक्ता हैं वो फाइल करने वाले हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसमें परिवर्तन की उम्मीद मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो भी आपत्तियां थी, जितने भी, अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, जितने भी अभिभावक कह रहे हैं जो बातें, वो सारी चीजें तो उस स्कीम में एड्रेस हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कहीं कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि विवाद निस्तारण की प्रक्रिया देने की बात कोर्ट ने कह दी है। दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कि अगर उसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं है और आप परीक्षा देना चाहते हैं तो वो विकल्प भी दिया जा रहा है। बोर्ड को ये भी कोर्ट ने कह दिया है कि आप वो तारीख बताइए कि किससे पहले आप रिजल्ट निकालेंगे और किससे पहले आप परीक्षा करवाएंगे। तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। निधि हमारे साथ है, छात्रा हैं, इन्होंने जाहिर तौर पर 12th क्लास की हैं। निधि, आप जरा बताइए, आपका क्या मन कहता है? आपको इस जो फॉर्मूले के साथ नंबर आएंगे उनसे आप संतुष्ट रहेंगी, या फिजिकली इस दौर में जब कोविड की सिचुएशन है, तीसरी वेव की बात हो रही है, तो आप एग्जाम चाहती हैं? ये क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो सारे बच्चों को ध्यान में रख के किया गया है। जो कॉन्स्टेंटली हर साल मेहनत करते हैं अपने अच्छे आउटकम के लिए, उनको इस क्राइटेरिया से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, 11th में थोड़ा लैकआउट हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल होता है 12th से एज कंपैरिजन टू 12th। बट अगर हम लोग इस क्राइटेरिया के थ्रू अगर रिजल्ट लाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो दिखा रहा है कि अभी हम लोग सेकेंड वेव से उभर ही रहे हैं, और अगर थर्ड वेव की आशंका है तो ये क्राइटेरिया भी बेहतर है। अगर हालात बेहतर होते, अगर किसी को अपने रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना एग्जाम दे सकता है। गवर्नमेंट ने हमें महेंद्र जी, जब छात्रों को दिक्कत नहीं है तो फिर पेरेंट्स एसोसिएशन को दिक्कत भला क्यों हो रही है? क्यों आपत्ति पे आपत्ति दर्ज कराई जा रही है? महेंद्र जी, जवाब दीजिए। नहीं, सभी छात्रों को नहीं है, बहुत छात्रों को नहीं आपत्तियां हैं, दिक्कत बहुत छात्रों को है, बहुतों को नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि इसमें पक्षपात की भी संभावनाएं हैं और टॉपर बच्चों के साथ जो अन्याय होने की संभावनाएं हैं। जी, उनका जो मन लग रहा है पढ़ने में वो भी अब धीमे धीमे हट जाएगा। ये हमको तो इसी तरह प्रमोट कर दिया जाएगा, पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। वर्मा साहब, क्या तरीका हो कि अगर हमें यही फॉर्मूला लागू करना हो और मान लीजिए कि यही फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना है तो पक्षपात न हो, मॉनिटरिंग बेहतर हो, जो कमेटियां बनाई गई हैं वो वाकई एक्यूरेसी के साथ काम करें? लेट मी स्पीक सर। इस फार्मूले से गेन और लॉस है। अभी एक लड़के ने कहा कि वो एग्जामिनेशन दोबारा हो सकता है। सर, जो छात्र अच्छे हैं, पढ़े अच्छे इंटेलिजेंट हैं, उनके सामने नीट का एग्जाम आ रहा है 1 महीने 1.5 महीने बाद, उनके पास आईटी का आ रहा है, उसके चक्कर में सीबीएसई अपेयर नहीं कर सकते। और अगर 2 महीने बाद लेंगे तो बिल्कुल फ्लैट जाएंगे क्योंकि तैयारी नहीं होगी। ये सर सब बातें जो है ना वो हवा में बातें नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल ये है जो मैंने कहा है कि 10th का गुड, 12th का वैसे ही करो जैसे 10th का किया था। 2 साल का रिजल्ट उठाओ, 3 साल का रिजल्ट लाओ, उसको फिट इन कर दो जैसे 10th का किया था। 11th कॉमन एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए कॉमन मार्क्स नहीं हो सकते, इक्वलाइजेशन नहीं हो सकता। जो नरम बच्चे हैं उनके मार्क्स पड़ेंगे 20-20, जो अच्छे बच्चे उनका होगा लॉस। नेट रिजल्ट। निधि, जो बात वर्मा जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि इससे जो होनहार छात्र हैं उनका नुकसान होने जा रहा है? होगा। हाँ, जिन बच्चों ने पूरी साल मेहनत की है और उसके बाद अगर उन्हें एग्जाम्स देने का ना मौका मिले तो डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर होती है। मुझे भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी जब अनाउंस हुआ था कि एग्जाम्स नहीं होंगे, बट प्रेजेंट सिनेरियो को उस समय देखते हुए हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हम इस फॉर्मूले को और एक गवर्नमेंट के डिसीजन को मानेंगे और इसकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो
हम लोग ये नहीं कह सकते कि एग्जाम्स नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, एग्जाम्स होते तो बहुत अच्छा होता, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता था। मोहित जी 30 सेकंड्स आपके पास आ रहा हूं। क्या अब इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ के इसको सबको स्वीकार नहीं करना चाहिए? जब ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम दोबारा देगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद यदि उसके नंबर कम आ जाएंगे तो क्या वो कौन से वाला स्वीकार करेगा? जो एवरेज से आए या जो उसके एग्जाम देने के बाद आए? तो बच्चों के पास चॉइस है और आई थिंक इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो स्वीकार करेगा, और जिसके जो कमजोर बच्चे हैं उनको तो फायदा है ही है, और जो बहुत होशियार बच्चे हैं उनके पास भी एक ऑप्शन है। सो गवर्नमेंट ने दोनों ऑप्शंस दिए। स्टूडेंट्स कैन इंप्रूव देयर मार्क्स and that would satisfy them subsequently. स्वरूप जी, लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा, ये भी सवाल आ रहा है तमाम गार्जियंस की तरफ से, अगर कोई बच्चा फिजिकल एग्जाम देने के लिए जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास आउट कर लेता है, लेकिन 12th के पासिंग परसेंटेज उसके पास रिजल्ट तब तक नहीं आता है, तो इस कंडीशन में क्या उसका कैरियर इस साल के लिए खत्म माना जाए? देखिए बिल्कुल नहीं। पहली बात की जो निधि जी ने कहा, मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, निराशा और नुकसान में फर्क है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो स्टूडेंट तैयार है उनको निराशा हुई, बट नुकसान कहीं नहीं हो रहा है। जैसा कि अप्रत्याशित सिचुएशन है, बाकी चीजों को लेके पॉलिसी आई है, कहीं भी अगर प्रिस्क्राइब मार्क नहीं, जब भी अपियरिंग में हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो हमेशा ये ऑप्शन होता है सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द रिजल्ट। तो जब आउटकम ऑफ द रिजल्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो तारीख बोर्ड देगी कि इस तारीख तक हम रिटन एग्जाम कराने वाले हैं, मेरा मानना है कि पॉलिसी जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम लोगों का अपनी राय रखने के लिए। बहरहाल मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है कि वो इस फॉर्मूले के साथ, अभी जो फॉर्मूला आया है इस पर जो आपत्तियां आती हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या और डिसाइड करता है। लेकिन अभी 30-30 और 40 का फॉर्मूला है, जिसके आधार पर 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की, सीबीएसई के एग्जाम्स की, यहां पर बच्चों के लिए 12th के मार्किंग की जाएगी और उसको लेकर के बच्चों का रिजल्ट बनाया जाएगा। बहरहाल महाबहस में आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आगे चलते हैं जीनत के पास। चलिए देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।